हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यूनिट 2 का चैप्टर है। यूनिट 2 का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। हमारा जो ऑनलाइन क्लास में पहले जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो अभी अधूरा है। कुछ दिन के बाद हम लोग उस चैप्टर को भी पूरा करेंगे। हमारा पीछे का जो भी चैप्टर बचा हुआ है उसको भी पूरा करेंगे, लेकिन अभी चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यूनिट 2 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन और इसमें चैप्टर नंबर ये 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। यूनिट का नाम है जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले जानेंगे ये जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करना ही कहलाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ये हेरिडिटी क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग ठीक से कि हेरिडिटी का मतलब क्या है। तो हेरिडिटी का मतलब है माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का उसके संतान में ट्रांसफ़र कर जाना। माता पिता का जो लक्षण उनके संतान में ट्रांसफ़र कर जाता है, उन लक्षणों को हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। जैसे माता पिता यदि गोरे हैं तो बच्चा प्रायः गोरा हो जाता है। माता पिता अगर सांवले हैं तो बच्चा प्रायः सांवला हो जाता है। माता पिता यदि लंबे हैं तो बच्चा भी बड़ा होकर लंबा हो जाता है। माता पिता अगर कम हाइट के हैं तो बच्चा भी का भी उम्र बढ़ जाएगा, लेकिन वो कम हाइट का ही रहता है। माता पिता का चेहरा जैसा दिखता है बच्चे का भी मैच कर जाता है। तो ये शरीर का रंग, शरीर की लंबाई, चेहरे का डिजाइन, ये सारा जो लक्षण है माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र कर जाता है। ऐसे लक्षण को कहते हैं आनुवंशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और आनुवंशिक लक्षण को माता पिता से उनके संतान में ट्रांसफर करना, स्थानांतरित होना कहलाता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब है माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों का उनके संतान में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत यहाँ लिख देते हैं कि हेरिडिटी का मतलब क्या है ना। हेरिडिटी का मतलब लिख देते हैं, हेरिडिटी इसका मतलब है माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतान में स्थानांतरित होना, संतान में स्थानांतरित होना कहलाता है क्या, हेरिडिटी। माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतान में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन का मतलब भी देख लेते हैं। वेरिएशन क्या होता है,
वेरिएशन। ये बात तो सच है कि माता पिता का आनुवंशिक लक्षण उनके संतान में ट्रांसफर करता है, ठीक है, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो संतान बना है, अगर संतान का जन्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हुआ है, तो वह संतान हूबहू अपने माता पिता का फोटोकॉपी नहीं होगा। संतान में कुछ ना कुछ अंतर जरूर देखने मिलेगा। माता पिता और संतान के बीच में कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है, और इसी अंतर को हम कह देते हैं वेरिएशन। यानी कि यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतान बनता है वो माता पिता से थोड़ा सा गुण में भिन्न होगा, और इसी भिन्नता को हम कहते हैं क्या, वेरिएशन। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संतान बनेगा, अगर एक सिंगल पेरेंट हो, उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, अलैंगिक जनन हो और संतान बन जाए, तो वो संतान तो हूबहू अपने पेरेंट का फोटोकॉपी होता है, और इसलिए हम ऐसे संतान को क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। लेकिन यदि संतान बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो वह संतान अपने पेरेंट से थोड़ा डिफरेंट जरूर होगा, और इसी अंतर को माता पिता और संतान के बीच पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं वेरिएशन। लिख देते हैं, माता पिता तथा संतान के बीच पाए जाने वाले अंतर को क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हेरिडिटी तथा वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है उसे ही जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी क्या है, तो माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतान में स्थानांतरित होना कहलाता है हेरिडिटी, और वेरिएशन क्या होता है, माता पिता और उनके संतान के बीच पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं वेरिएशन। एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहे हैं कि पेरेंट है, पेरेंट यानी कि माता पिता, इनसे ऑफस्प्रिंग का जन्म हुआ, ऑफस्प्रिंग का जन्म हुआ मतलब किसका, संतान का जन्म हुआ। माता पिता से, यहां लिख देते हैं माता पिता, माता पिता से बच्चे का जन्म हुआ। तो माता पिता का जो लक्षण था, जो आनुवंशिक लक्षण था, वो ट्रांसफर कर जाएगा किसमें, संतान में ट्रांसफर कर जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, गुणों का ट्रांसफर हो गया, माता पिता से गुण किस में चला गया, बच्चे में चला गया। और ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर है, इसी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर की घटना को कह देते हैं हेरिडिटी। क्या बोलेंगे, हेरिडिटी, यानी माता पिता का आनुवंशिक लक्षण उनके संतान में ट्रांसफर हो गया, इस घटना को बोलेंगे हेरिडिटी। अब ये जो संतान है, ये अपने माता पिता से गुण में थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होगा, थोड़ा सा भिन्न जरूर होगा। तो यह संतान जो होता है, यह जो संतान होता है, यह पेरेंट से भिन्न होगा, और इसी भिन्नता को कहा जाता है क्या, वेरिएशन। इसी भिन्नता को क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो जेनेटिक्स का मतलब समझ में आया, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत माता पिता, जिसके अंतर्गत हेरिडिटी तथा वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, उसी को जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी क्या है, तो माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतान में ट्रांसफर करना कहलाता है हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या होता है, तो माता पिता और उनके संतान के बीच पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं, वेरिएशन। क्या ये समझ में आया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक्स के फादर के बारे में समझते हैं, कुछ वर्ड और समझ लेते हैं, ठीक है ना, कुछ वर्ड और समझते हैं। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर, हेरिडिटरी
कैरेक्टर्स। क्या होता है, बस बोल देते हैं, समझ लेना है और पूरा हम आंसर लिखेंगे नहीं, ठीक है। अभी जैसे बताया कि जो लक्षण माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र कर जाता है, शरीर का रंग, शरीर की लंबाई, चेहरे का डिजाइन, आँख का कलर, शरीर की मोटाई, शरीर में विभिन्न अंगों का पाया जाना, हमारे शरीर में कौन कौन सा अंग है ये भी हमारा लक्षण ही होता है। तो माता पिता का जो लक्षण बच्चे में ट्रांसफ़र कर जाएगा उसको बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। जेनेटिक्स में हम इसी आनुवंशिक लक्षण की बात करते हैं, ठीक है ना। एक और लक्षण होता है जिसको बोलते हैं उपार्जित लक्षण, जिसको बोलते हैं उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण। एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर स्पेलिंग क्या होगा, एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना। ये क्या होता है, जो लक्षण माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर नहीं करता है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसे कौन कौन सा लक्षण ट्रांसफर नहीं करेगा, माता पिता डॉक्टर है, बच्चा क्या डॉक्टर बनके जन्म लेता है, नहीं ना। माता पिता पढ़े लिखे हैं, बच्चा क्या पढ़ा लिखा जन्म लेगा, नहीं, बच्चा को फिर से पढ़ना पड़ेगा। माता पिता कंप्यूटर इंजीनियर है, बच्चा क्या कंप्यूटर सीखा हुआ जन्म लेगा, नहीं। माता पिता किसान है, बच्चा क्या जन्म के टाइम से खेती का नॉलेज लेकर के जन्म लेगा, नहीं। तो सही बात क्या है कि माता पिता ने डॉक्टरी का कोर्स किया, पढ़ाई किया, वो डॉक्टर बन गए, उनमें इलाज करने की का कैरेक्टर आ गया। किसी ने कंप्यूटर की पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, किसी ने खेती का नॉलेज सीख लिया। तो ये जो सीखा हुआ लक्षण होता है, जन्म के बाद इस शरीर को जो लक्षण मेहनत करके कुछ काम करके जो लक्षण हमारे शरीर को प्राप्त होता है उसको बोलते हैं उपार्जित लक्षण। और ये उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई, किसी काम का लक्षण, ये सब लक्षण कहलाता है उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड कैरेक्टर, और यह लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं करता। तो जेनेटिक्स में बात करते हैं केवल किसकी, आनुवंशिक लक्षण की बात करेंगे, ठीक है। एक वर्ड और समझ लेना है, इनहेरिटेंस, ठीक है ना। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हिंदी में कहते हैं वंशागति, हिंदी में बोलते हैं क्या, वंशागति। ये इनहेरिटेंस क्या होता है, वंशागति कहेंगे किसको, ठीक है ना। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर पेरेंट से बच्चे में होता है, इस घटना को बोलते हैं हेरिडिटी, इस घटना को बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। प्राचीन काल से लोगों को ये बात पता था कि माता पिता का लक्षण बच्चे में ट्रांसफर करता है, क्योंकि लोग देख रहा था कि माता पिता गोरे हैं तो बच्चा गोरा हो जाता था, माता पिता लंबे तो बच्चा भी लंबा हो जाता था, माता पिता जिस तरह के दिखते थे लगभग बच्चा का चेहरे का डिजाइन भी उसी तरह का होता था। तो ये बात प्राचीन हजारों साल पहले से लोगों को पता था कि माता पिता का लक्षण बच्चे में ट्रांसफर करता है, लेकिन कैसे ट्रांसफर करता है ये बात किसी को पता नहीं था। बाद में पता चला कि फादर में मेल गेमिट बनता है, मदर में फीमेल गेमिट बनता है। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में जुड़ करके जायगोट का निर्माण करता है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के मेल गेमिट में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम होता है ना। ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोसोम, 46। गेमिट में कितना क्रोमोसोम, 23। तो जो स्पर्म है, जो मेल गेमिट स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए में ही सारा आनुवंशिक लक्षण संचित होता है, डीएनए में ही सारा आनुवंशिक लक्षण संचित रहता है। तो फादर का आनुवंशिक लक्षण उनके मेल गेमिट या स्पर्म में चला गया, मदर का आनुवंशिक लक्षण उनके ओवम में चला गया, फीमेल गेमिट या ओवम में चला गया, और ये स्पर्म ओवम जुड़ करके बनेगा क्या, जायगोट। तो जायगोट जैसे बनेगा तो जायगोट में 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आया, 23 क्रोमोसोम ओवम से आया, और जायगोट में हो गया कितना, 46 क्रोमोसोम।
जायगोट से बनेगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से बनेगा ऑफस्प्रिंग, संतान बनेगा। तो संतान में 46 क्रोमोसोम आया, जिसमें से 23 क्रोमोसोम आया था फादर से और 23 क्रोमोसोम आया था मदर से। तो फादर के क्रोमोसोम में फादर का डीएनए था, मदर के क्रोमोसोम में मदर का डीएनए था और डीएनए में उनका लक्षण था। तो डीएनए के माध्यम से, क्रोमोसोम के माध्यम से माता पिता का आनुवंशिक लक्षण बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है। ये है प्रोसेस, आनुवंशिक लक्षण को माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर करने का यही प्रोसेस है कि फादर में स्पर्म बना, मदर में ओवम बना, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में फादर का डीएनए, मदर में भी मदर के ओवम, मदर में ओवम बना, ओवम में 23 क्रोमोसोम और उनके क्रोमोसोम में उनका डीएनए होगा, उन डीएनए में उनका लक्षण होगा और यही स्पर्म ओवम जुड़ करके फिर संतान का निर्माण करेगा। तो संतान में माता पिता का क्रोमोसोम आता है, माता पिता का डीएनए आता है और डीएनए के साथ साथ माता पिता का आनुवंशिक लक्षण भी ट्रांसफर कर जाता है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा माता पिता का आनुवंशिक लक्षण उनके संतान में ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसको बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का मतलब है माता पिता का आनुवंशिक लक्षण बच्चे में ट्रांसफर करना। कैसे ट्रांसफर किया नहीं पता, बस मम्मी पापा का कैरेक्टर बच्चे में ट्रांसफर कर गया, इस घटना को बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है, लेकिन आनुवंशिक लक्षण जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रोसेस द्वारा माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, हिंदी में बोलेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, है ना, ये ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है जेनेटिक्स का फादर। ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही बताया था कि माता पिता का आनुवंशिक लक्षण उनके संतान में कैसे ट्रांसफर करता है। पेरेंट का आनुवंशिक लक्षण उनके संतान में किस तरह से ट्रांसफर करता है, गुणों की वंशागति किस प्रकार होती है, किन नियमों का पालन करते हुए माता पिता का लक्षण बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है, एक पीढ़ी के जीव का लक्षण अगली पीढ़ी के जीव में किस तरह से ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स के क्षेत्र में अपना योगदान दिया किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला गया जेनेटिक्स का फादर। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था 1856 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। हम लोग चैप्टर में आगे कुछ दिन के बाद हम लोग जो है ना, अगले 2 क्लास के बाद जो है हम लोग मेंडल के प्रयोग को हम लोग समझेंगे। हो सकता है कि कल ही हम लोग अगले क्लास में ही मेंडल के प्रयोग को समझने लगेंगे। तो वह हम लोग जानेंगे कि मेंडल ने मुख्य रूप से 2 तरह का प्रयोग किया था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस। हम लोग डिटेल्स में कुछ दिन के बाद जानेंगे। और मटर के पौधे पर प्रयोग करके गुणों की वंशागति का कुछ नियम निकाल दिया और ये नियम सिर्फ मटर के पौधे पर ही नहीं बाकी पौधों पर भी लगभग लागू हुआ और ये जंतुओं के ऊपर भी लागू हुआ। तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर किस प्रकार होता है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया। इसलिए मेंडल को कहा गया जेनेटिक्स का फादर, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके बाद एक और साइंटिस्ट मॉर्गन को कहा गया जेनेटिक्स का मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है,
मॉर्गन ने भी जेनेटिक्स के क्षेत्र में बाद में काफ़ी अच्छा योगदान दिया, इसलिए मॉर्गन को बोला गया जेनेटिक्स का मॉडर्न फादर। जीन शब्द का प्रयोग, ठीक है ना, जीन नहीं, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग, शब्द जेनेटिक्स, शब्द जेनेटिक्स किसने दिया था? तो बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने, बेटसन ने दिया था, ठीक है ना। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्या इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन कि ट्रेट क्या है। ट्रेट क्या है? ट्रेट, ठीक है ना। ट्रेट किसको बोलते हैं? ट्रेट किसी भी लक्षण के दो या दो से अधिक रूप हो सकते हैं और उन रूपों को ही कहते हैं ट्रेट। लिखते हैं यहां, एक तरफ लिखते हैं कैरेक्टर, लक्षण लिखते हैं लक्षण, एक तरफ लिखते हैं लक्षण, इंग्लिश में बोलेंगे क्या? कैरेक्टर, और एक तरफ लिखते हैं इसका ट्रेट। ध्यान से समझना है। एक लक्षण है लंबाई, ठीक है ना। किसी भी जीव के शरीर की कुछ ना कुछ लंबाई होती है, तो एक लक्षण क्या हो गया? लंबाई। लंबाई का दो रूप होता है, लंबाई ज़्यादा है तो बोलेंगे लंबा, और लंबाई कम है तो बोलेंगे बौना, ठीक है ना। लंबाई ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? लंबा, लंबाई कम है तो बोलेंगे बौना। अगर मटर के पौधे की लंबाई ज़्यादा है तो बोलेंगे लंबा, मटर के पौधे की लंबाई कम है तो बोलेंगे बौना पौधा, बोलेंगे ना। अब लंबा में भी लंबाई ही होता है, बौना में भी लंबाई ही होता है, लंबाई का ही ये दो विपरीत रूप है। तो लंबाई एक लक्षण हुआ और इसका दोनों विपरीत रूप क्या हो गया? ट्रेट हो गया। लंबा और बौना लंबाई का दो ट्रेट होता है, ठीक है। तो किसी भी लक्षण के दो या दो से अधिक अलग अलग रूप हो सकते हैं और उन रूपों को ही बोलते हैं ट्रेट। दूसरा लक्षण लेते हैं बीज का रंग। बीज का रंग, मटर के पौधे के बीज का कुछ ना कुछ रंग होता है और ये रंग दो तरह का हो सकता है। रंग हो सकता है पीला और हो सकता है हरा। तो पीला बीज, हरा बीज, ये ट्रेट है। मटर के बीज का कुछ ना कुछ रंग होता है, तो रंग का होना लक्षण है, लेकिन कौन सा रंग है? या तो पीला होगा या तो हरा होगा, तो ये रंग का दो ट्रेट हो गया। इसी प्रकार तीसरा लेते हैं बीज की आकृति। बीज की आकृति, बीज की आकृति, मटर के बीज की आकृति भी दो प्रकार की हो सकती है। कुछ बीज गोल हो सकता है, कुछ बीज झुर्रीदार हो सकता है। गोल का मतलब है ऐसे पूरा गोल, और झुर्रीदार का मतलब इस तरह से रुखड़ा रुखड़ा टाइप का होगा। तो मटर के बीज की कुछ ना कुछ आकृति होती है, ये एक लक्षण है, लेकिन आकृति कैसी होती है? तो या तो गोल हो सकती है या तो झुर्रीदार हो सकती है। तो गोल और झुर्रीदार ये दोनों क्या हो गया? ट्रेट हो गया। अगर हम फूल के रंग की बात करें, फूल का रंग, फूल का रंग, ठीक है ना। तो फूल का रंग तो कई प्रकार का हो सकता है। फूल का रंग लाल हो सकता है, फूल का रंग गुलाबी हो सकता है, फूल का रंग पीला हो सकता है, फूल का रंग नीला हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, बहुत सारा रंग हो सकता है। तो फूल का कुछ ना कुछ रंग होता है, ये एक लक्षण है, लेकिन कौन सा रंग होता है? लाल है, गुलाबी है, पीला है, नीला है, सफ़ेद है, बहुत सारा रंग हो सकता है। तो ये उसका क्या हो गया? ट्रेट। आँख का रंग, हमारे आँख का रंग, आँख का रंग होना एक लक्षण होता है, लेकिन आँख का रंग कैसा होगा? या तो किसी की आँख का रंग काला होगा, किसी के आँख का रंग भूरा होगा, किसी के आँख का रंग नीला होगा। तो ये काला आँख, भूरा आँख, नीला आँख, ये सब आँख के रंग का ट्रेट है। किसी भी लक्षण के दो या दो से अधिक रूप हो सकते हैं और उन रूपों को ही क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं।
आ रहे समझ में? आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम को समझते हैं हम लोग। ये क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणसूत्र बोलेंगे, ठीक है ना। क्रोमोसोम को समझते हैं क्या होता है। ये है एक कोशिका, ये है एक सेल, कोशिका, ये है एक सेल, कोशिका है ना। सभी जीव का शरीर तो सेल से ही मिलकर के बना होता है, कोशिका से मिलकर के बना होता है। सेल के बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, केंद्रक है, केंद्रक। और इसी केंद्रक के अंदर में पाया जाता है उलझा हुआ धागा जैसा रचना। और ये जो उलझा हुआ धागा जैसा रचना है, इस उलझे धागे जैसे रचना को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। जब कोई एक कोशिका विभाजन नहीं कर रहा हो, स्थिर हो, तो वहाँ केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हमको उलझा हुआ जाल दिखता है जो कहलाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन जब इसी कोशिका में विभाजन होने लगता है, सेल डिवीजन जब होने लगता है, एक सेल विभाजन करके दो सेल में बंटने लगता है, तो सेल डिवीजन के दौरान हमको ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ना, ये धागे के छोटे छोटे टुकड़े के समान रचना में, धागे के छोटे छोटे टुकड़े के समान हमको दिखाई पड़ता है। ये हमको धागे के छोटे छोटे टुकड़े जैसा हमको रचना दिखाई पड़ रहा है। और इसी धागे के टुकड़े जैसे रचना को बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान, क्रोमेटिन नेटवर्क धागे के छोटे छोटे टुकड़े के समान रचना में परिवर्तित हो जाता है और धागे के इसी छोटे छोटे टुकड़े के समान रचना को बोलते हैं क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम का फिगर बाहर बनाते हैं। एक क्रोमोसोम का फिगर बाहर बनाए, ये हो गया एक क्रोमोसोम। ये जो फिगर है ना, ये क्या है? ये है एक क्रोमोसोम, ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है ना। एक क्रोमोसोम के बीच में एक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और बाकी जो ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसको बोलते हैं आर्म्स, भुजा। अभी कोई ज़रूरी नहीं है उसको बताना, तो बस ये गोल स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? सेंट्रोमियर। और ये क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना होता है दो चीज़ों से मिलकर, एक डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, दो कंपाउंड, दो यौगिकों से मिलकर के बना होता है। एक का नाम होता है डीएनए और एक का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन केमिकल्स है, कंपाउंड है, यौगिक होता है। इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर के बना होता है ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में अधिकांश मात्रा में डीएनए होगा, थोड़ी मात्रा में हिस्टोन प्रोटीन होता है। लगभग 90 से 92% क्या होगा? डीएनए होता है, ठीक है। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए को बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ, हेरिडिटरी मटेरियल। आनुवंशिक पदार्थ मतलब क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए में ही जीव का सभी आनुवंशिक लक्षण संचित रहता है। मेरा जो भी आनुवंशिक लक्षण होगा वो मेरे डीएनए में होगा, आपका जो भी आनुवंशिक लक्षण होगा वो आपके डीएनए में होगा। माता पिता का डीएनए बच्चे में आता है और डीएनए के साथ साथ माता पिता का आनुवंशिक लक्षण भी बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है। तो डीएनए वह पदार्थ है जो कि माता पिता के आनुवंशिक लक्षण को उनके संतान में ट्रांसफर करता है, इसलिए डीएनए को बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए में जीव का सभी आनुवंशिक लक्षण संचित रहता है। माता पिता का डीएनए बच्चे में आता है, इसलिए माता पिता का आनुवंशिक लक्षण भी बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है। तो हमारा जो भी आनुवंशिक लक्षण होगा वो हमारे डीएनए में होगा, और हमारा डीएनए कहाँ पर होता है? हमारे क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद एक हम लोग पढ़ते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र।
समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। क्या होता है ये? एक डिप्लॉइड सेल है, ये है एक डिप्लॉइड सेल, जिसको दर्शाते हैं किससे? 2n से, डिप्लॉइड सेल। इस डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम है और वो जोड़े के रूप में है, 2 क्रोमोसोम एक साथ, फिर 2 क्रोमोसोम एक साथ, फिर 2 क्रोमोसोम एक साथ, फिर 2 क्रोमोसोम एक साथ, है ना। तो जोड़े के इसी क्रोमोसोम को हम कहते हैं समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जोड़े के दोनों गुणसूत्रों पर समान लक्षण पाया जाता है। गुणसूत्र का मतलब क्या? गुण यानी कि लक्षण, सूत्र यानी कि धागा, ये लक्षण का धागा है। ये जो धागा है ना, अभी बोले ना कि इसका नाम है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्या चीज से मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। चूंकि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए में जीव का सभी लक्षण संचित रहता है और वही डीएनए इस गुणसूत्र में है, इसी क्रोमोसोम में है, तो क्रोमोसोम में भी तो लक्षण होगा, होगा कि नहीं? क्रोमोसोम में भी लक्षण होगा। अब जोड़े के इस दोनों क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, जोड़े में 2 क्रोमोसोम है, इसकी बात कर रहे हैं। अगर एक क्रोमोसोम पर शरीर की लंबाई का लक्षण होगा तो बगल वाले दूसरे क्रोमोसोम पर भी शरीर की लंबाई का लक्षण होगा। एक क्रोमोसोम पर शरीर के रंग का लक्षण होगा तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी शरीर के रंग का लक्षण होगा। एक क्रोमोसोम पर अगर फूल के रंग का लक्षण होगा तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी फूल के रंग का लक्षण होगा। एक क्रोमोसोम पर यदि आंख के रंग का लक्षण होगा तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी आंख के रंग का लक्षण होगा। जो लक्षण एक क्रोमोसोम पर, सेम वही लक्षण उसके जोड़े वाले क्रोमोसोम पर। तो चूंकि जोड़े का जो क्रोमोसोम होता है उस पर समान लक्षण, एक जैसा लक्षण पाया जाता है, इसलिए जोड़े के दोनों गुणसूत्रों को आपस में कह देते हैं क्या? समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल में उपस्थित जोड़े के गुणसूत्र को आपस में कहा जाता है समजात गुणसूत्र, क्योंकि जोड़े के दोनों गुणसूत्रों पर एक जैसा लक्षण पाया जाता है। तो ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र, ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र, ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र। एक जोड़ा गुणसूत्र में कितना गुणसूत्र होगा? 2, और दोनों आपस में कहला गया समजात गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि एक गुणसूत्र पर जो लक्षण होगा सेम वही लक्षण दूसरे गुणसूत्र पर भी होता है। तो बोलेंगे डिप्लॉइड सेल में उपस्थित जोड़े के गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि जोड़े के दोनों गुणसूत्रों पर समान लक्षण पाया जाता है। इतना समझ में आया? आ गया समजात गुणसूत्र समझ में? तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े? जेनेटिक्स के मतलब को समझे, हेरिडिटी के मतलब को समझे, वेरिएशन के मतलब को समझे, आनुवंशिक लक्षण को समझे, उपार्जित लक्षण को भी समझे, इनहेरिटेंस का भी मतलब समझ गए। इसके बाद हम लोग जो है ट्रेट के बारे में समझे कि ट्रेट क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र क्या होता है। इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ाते चलेंगे ध्यान से सुनना है, समझना है, याद करते चलिएगा, तब जा कर के आगे का टॉपिक समझ में आएगा। अगर पीछे का टॉपिक समझ में नहीं आया तो आगे का भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिएगा, मन लगा करके पीछे का सब कुछ याद कीजिएगा, तभी अगला लेक्चर का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और कल ही मिलते हैं। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। अगले क्लास में आकर के फिर इस टॉपिक को फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।